हेलो एवरीवन। हमारे कुछ लेक्चर्स में आप लोग की पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद वन शॉट स्टार्ट हो जाएंगे। आपको फर्स्ट यूनिट का वन शॉट मिल चुका है, देन 4 यूनिट रह रही है, 4 यूनिट 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएंगी। देन 30 तारीख को मेरी मैराथन क्लास है। सभी स्टूडेंट्स जितने बच्चों ने कोर्स परचेज किया हुआ है जितने बच्चों ने कोर्स परचेज किया हुआ है सभी के सभी 30 तारीख को अवेलेबल रहेंगे। लगभग 5 से 6 घंटे की मैराथन होगी। वन शॉट वीडियो है, उसको आप अगर तैयार कर लेते हैं, 1 से 2 बार अगर पढ़ लोगे, क्योंकि 30 तारीख को इसलिए भी करवाई जा रहा है, RGPV यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है 11 जुलाई से और AKTU के 25 जुलाई से शुरू होंगे, तो तब उससे पहले ही आपका सारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका रिवीजन बाकी रहेगा, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। 5 मिनट के अंदर सभी बच्चे आ जाओ, देन हम क्लास आज की शुरू करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। पिछली क्लास हमारी रेस्पायरेशन जो आपका स्ट्रक्चर थी वो भी हमने पढ़ ली थी, एनाटॉमी पूरी कंप्लीट पढ़ ली है हमने, व्हाट इज रेस्पायरेशन ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, आवाज बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए आ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, तो बेसिकली रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो आपने मालूम है गैस एक्सचेंज प्रोसेस को ही रेस्पायरेटरी सिस्टम बोला जाता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। इस प्रोसीजर को रेस्पायरेशन बोलते हैं। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। इन स्ट्रक्चर्स को देख के आप क्या समझ पा रहे हो? अगर किसी को अंदाजा लग रहा है व्हाट इज दिस, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मॉडल पेपर सोल्व कब से होंगे? मॉडल पेपर बेटा सोल्व नहीं होंगे, वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। आपके वन शॉट होंगे हर एक यूनिट का। जैसे यूनिट फर्स्ट का हुआ है 1 घंटे, जो एक क्लास है, एक क्लास में पूरी यूनिट खत्म, उसी तरीके से सेकंड यूनिट का एक क्लास होगा, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरीके से होगा। देन उसके बाद मैराथन होगा। मॉडल पेपर सोल्व नहीं करवाए जाएंगे। मॉडल पेपर आपको दे दिए गए हैं, ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं और वन शॉट वीडियोस हैं उनसे आपको खुद सॉल्व करने हैं। इसलिए हम खुद भी सॉल्व करवा सकते थे, लेकिन इसलिए टीम ने पूरा डिसाइड करके स्किप किया है कि आप अपने खुद से दिमाग से करके देखो। अगर आपके पास 11 को आपका एग्जाम है, आपके पास 10 दिन रह जाएंगे पूरे, उन मॉडल पेपर को आप खुद सॉल्व करिएगा, जिससे आपको पता लगे कि मैं कितना पानी में। हम तो कराया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना हमारे साथ। आपको वन शॉट हम दे रहे हैं, मैराथन दे रहे हैं, पूरी क्लासेस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता ही दिए गए। अब मॉडल पेपर सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोग की है। आप लोग कितना पढ़ चुके हो इन यूनिट्स को, उससे आपका अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। फिर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में किस लेवल पे हो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है? नहीं बेटा, हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे। आपको अपना लेवल खुद से भी तो पता करना है ना। टीचर कब तक बताएगा? जब तक आप अपने अंदर खुद कमियां नहीं ढूंढोगे, बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो आप अपने आप में क्या हो ये आपको खुद मालूम होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ज़ीरो हूँ, तो आप ज़ीरो। अगर आप लगता है हीरो हो, तो आप हीरो। खुद की नज़रों में आपको उठना है। तो मॉडल पेपर खुद सॉल्व करने हैं और उससे ये पता लगाना है कि मैं एग्ज़ाम में कितना कर सकता हूँ। ओके, इशू आया? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कौन देता है भाई, और क्यों देने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं, जो लेक्चर्स आपको ये पढ़ाए गए हैं इनमें से आप खुद बनाइए ना। सारी चीजें हम क्यों करवाएं ये बोलो। आपका क्या काम रह जाएगा? अपने दिमाग को खोलोगे कब? फिर बोलोगे अगर कुछ पढ़ोगे नहीं, सब कुछ हमने कराया दे दिया, आप कुछ समझोगे नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। स्ट्रॉन्ग कब बनोगे भाई? अपने दिमाग लगाओगे किस टाइम पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे
मॉडल पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, यूनिट वाइज वन शॉट मिलेंगे और एक पूरा सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज वन शॉट मिलेगा, बस दैट्स ऑल। और बाकी कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको बाकी सारी चीजें खुद से सॉल्व करनी है, तो बार बार ना पूछे। आ जाओ, आज टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो इन पिक्चर्स में आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, अपने कानों को खोलकर। ये जो हार्ट है क्या काम करता है? धक 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 धक, पंपिंग का काम करता है, दिल धड़कता है, पंप करता है ब्लड को। तो इन पाइप्स में से ब्लड क्या होता है? पंप होता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस इज द ब्लड पंपिंग सिस्टम। अब हार्ट का काम सिर्फ ब्लड पंप करने का है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है? लंग्स के पास आता है। लंग्स से प्योरीफाई होके वापस किस में जाता है? हार्ट में जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूं, इसमें CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और जो लंग से वापस हार्ट में आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इतना बात आप मान सकते हो मेरी? बिल्कुल मान सकते हो। अब जो ये आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, दिस इज द वेन्स, ओके, एंड दिस इज द आर्टरी, ओके, एंड ये क्या है? कैपिलरीज। तो सबका वर्क फंक्शन आपको मालूम है। अब मेरी बात सुनो, हार्ट, सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। तो यहाँ आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका काम है गैस एक्सचेंज करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से लेके बॉडी से बाहर छोड़ने का, और एयर से ऑक्सीजन को लेके किसको देना? हार्ट को, ऑक्सीजन को देना हार्ट को, और हार्ट फिर इन कैपिलरीज ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो अब बेसिकली हमारी हर एक सेल को, भाई आप लोग को मालूम है हमारी कंप्लीट बॉडी लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। अब मैं यही वाला पोर्शन उठा लूं, इसी पोर्शन में कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी हमें भी नहीं मालूम, हम इनको नॉर्मली तो देख नहीं सकते। तो यहाँ मैंने अपने हाथ का इतना पोर्शन लिया, उस इतने पोर्शन में से एक सेल उठा ली, ये दिस इज द सिंगल सेल, ओके, ये सेल की स्ट्रक्चर है। अब इस सेल में क्या हो रहा है जी? इस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यस एंड नो, क्योंकि हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें हैं? जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, सारी चीजें हैं ना। तो इस सेल के अंदर हमें ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है इस सेल को चलाने के लिए, इस सेल को जिंदा रखने के लिए। अब जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ATP, और ATP क्या होता है? एनर्जी। तो हर एक सेल ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी बनाने के लिए, और जब एनर्जी बन रही होती है तो उससे निकलता है CO2। अब CO2 तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो इसीलिए जहां आर्टरी वहां वेन्स। CO2 जो वेस्ट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, ये वेन्स में जाएंगे CO2, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं। हम लोग थे, मैंने बोला हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी बनेगी कैसे? ऑक्सीजन और ग्लूकोज के द्वारा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज कैसे मिलेगा हमें? कैसे मिलेगा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ओके, बना लेते हैं सारी चीजों को, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ये क्या है हमारी? ये है हमारी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स से हमें क्या मिलता है? ब्लड वेसल से हमें ये मान लो दिस इज द ग्लूकोज,
ये ग्लूकोज है। और क्या मिलेगा? और मिलेगा हमें ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन। और ये दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? ये ब्लड वेसल्स से जाते हैं सेल्स में। और जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन सेल्स में जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? एटीपी बनाएंगे। और एटीपी बनाने के बाद, एटीपी मतलब एनर्जी, एनर्जी बनाने के बाद जब एटीपी बन रही होती है उसी बीच CO2 रिलीज होता है। और ये CO2 वेन्स में जाता है, CO2 वेन्स में जाता है। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और इन वेन्स, ये वेन्स कहाँ जाएंगी? ये वेन्स जाएंगी हार्ट में। हार्ट में ये पंप होके जाएगी लंग्स में। और लंग्स से ये CO2 जो यहाँ पे आया है, भाई इसमें CO2, इसमें CO2 है, इसमें CO2 है, और ये लंग्स से जाएगा बॉडी से बाहर। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और अब जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, भाई बाहर एयर में तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो जब हम सांस को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच रहा है हार्ट में। और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ओके, फिर वैसे ही सेल्स में सप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी। अजीत बेटा थ्योरी कहाँ से लिखे? आपके घर पे आपके नोट्स गए होंगे, नहीं तो आपको PDF मिली है, वहां से लिखिए। सारा मेथड, सारा प्रोसीजर आपके पास है, आप यूज नहीं करना चाहते, बस सब कुछ दे दे, डिट्टो वही चीज चाहिए। मैम नोटबुक में तो मेरे ऐसे कुछ लिखा ही नहीं जैसा आप पढ़ाते हो। भैया यहाँ कंसेप्ट तो क्लियर करने हैं, या यहाँ मैंने A लिखा तो एग्जाम में जाके A ही लिख के आओगे, अपनी थ्योरी नहीं बनाओगे। कुछ दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते क्या? क्यों बस दिमाग खराब कर रहे हो मेरा बिना फालतू की? ये आपको समझ में आ रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी, क्योंकि अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो साथ में वहां रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चलेगा। यस एंड नो? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ये हमारी सेल है और हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा हमें? भाई ब्लड, जब हम कोई खाना खाते हैं, चलो ग्लूकोज का भी बता दूं कहाँ से मिलेगा। ये हमारा अब तीसरा सिस्टम इंक्लूड हो जाएगा बेटा जी इसमें। ये लो, ये हमारा तीसरा सिस्टम कौन सा है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये भी इन्हीं में शामिल हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें ग्लूकोज मिलेगा, जो हम आप खाना खाते हो उसमें ग्लूकोज रहता है। यस, तो डाइजेशन के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड वेसल में ग्लूकोज, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? ग्लूकोज आया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज ब्लड वेसल में आ चुका, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हार्ट के थ्रू होते हुए ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन भी आ गया। अब ये कहाँ जा रहे हैं? ब्लड वेसल, हर एक बॉडी ऑर्गन को, हर एक सेल को ऑक्सीजन ग्लूकोज की जरूरत है, और ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया। अब ये हर एक बॉडी सेल्स के पास जाएंगे, तो यहाँ से ये बॉडी सेल्स इनको ले लेगी और फिर एनर्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी चलती है। अगर सुना है आप लोग को, समझ में नहीं आई बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ना ही आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। अपना दिमाग लगाओ, खुद से करो, हमें कुछ नहीं करवाना। सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है। वन शॉट आपकी करवा देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अपना दिमाग यूज करने की जिम्मेदारी आपकी है, पेपर लिख के आने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मॉडल पेपर हम यहाँ सॉल्व करवा देंगे
पेपर में क्या घंटा लिख के आओगे क्या? मॉडल पेपर खुद से सॉल्व करो। जब आप 2 दिन पहले ही तैयारी प्रॉपर रखोगे, एग्जाम ऐसे रप कर पाओगे। फिर ये सोच रहे हो एक दिन पहले ही मैं मॉडल पेपर देख लूंगा, मैम ने जो सॉल्व करवाया बस वही उतार के आ जाऊंगा, यही चल रहा है दिमाग में। फार्मेसी को बस आप लोग ने एक क्या समझ लिया, हलवा समझ लिया है। बैक लग जाएगी फिर ले लेंगे दोबारा, बैक लग जाएगी फिर, पर निकल ही जाएंगे, है ना? यही मान रहे हो? देखो अपनी जिंदगी साथ खिलवाड़ खेल कर रहे हो, हम लोग के साथ तो कुछ नहीं कर रहे। हम लोग को तो आपका पैसा मिल गया, कहानी खत्म। हम क्यों कर रहे हैं आपके पीछे इतनी मेहनत? पता नहीं कब सुधरोगे, कब समझोगे। चीजें खुद से करने की कोशिश करो। आओ आगे चलते हैं। एक कंसेप्ट आपको समझ में आया, हमें रेस्पिरेशन की क्यों जरूरत है, हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है। CO2 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए उसको रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ मिल करके एनर्जी बनाती है, और एनर्जी से ही हम सभी काम कर पाते हैं। यस, ठीक है जी। ये जो हाथ पैर सब मेरे हिल रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि एनर्जी की वजह से, एनर्जी हर एक सेल बना रही है। ओके, तो रेस्पिरेशन इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। अब आ जाओ, अब क्या है जी यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये सांस लेना और सांस छोड़ रहे हैं अभी, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हो? ब्रीथिंग। ये लिखा है, ये लो जी। अब ब्रीथिंग 2 टाइप्स की होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट ओके हो रहा है? बिल्कुल बोलेंगे जल्दी। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? आ जाओ आगे। चलो अब इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। ये आपकी स्ट्रक्चर है। अगर हम मैं साइड से ऐसे ऐसे खड़ी हो जाऊं तो लगभग ये मेरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ऊपर वाली स्ट्रक्चर, मतलब ये ऊपर के हिस्से को आप एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ के आए हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें कुछ टर्म्स हैं जो अभी आपको मैं याद करवा दूं और याद आपने रखनी है। ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर साइड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले साइड को, ये वाला साइड, ये देखो ये वाला साइड, इसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। और ये बैक वाला साइड, ये पीछे वाला साइड, इसको डोर्सल साइड बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये वाला सामने वाला कौन सा है? वेंट्रल, और पीछे वाला डोर्सल। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इस स्ट्रक्चर में कैविटी का मतलब आपको मालूम है, कोई भी खाली जगह होगी, जब उसमें कुछ भरा जाता है, खाली जगह को हम कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये है चेस्ट वाली जो कैविटी होती है उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और जहाँ पे हमारा स्टमक, लीवर वगैरह रहते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और जहाँ पर यूरिनरी सिस्टम, मतलब जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, उस वाले पार्ट को, इस वाले रीजन को पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो आपकी बॉडी एक तरीके से खाली ड्रम की तरह है, बस उसमें सामान भर दिए गए हैं, ठीक। अगर उन ऑर्गन सिस्टम को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ खाली ड्रम बचेगा। अब खाली ड्रम के अलग अलग जगह है, जहाँ पर हम लंग्स को रखते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। जहाँ पर स्टमक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और जहाँ पर यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट है, उसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी समझ में आ गया। स्पाइनल कैविटी क्या है? जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब ये जो आपके पीछे ये हिस्सा है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रहती है ना, इसको स्पाइनल कैविटी बोलेंगे। क्रेनियल कैविटी, जहाँ आपका दिमाग फिट रहेगा, उसको क्रेनियल कैविटी बनाई हुई है एक, ठीक है। तो जैसे ही हम इस वाले पोर्शन को कट कर दें,
ध्यान से देखो, हम ऊपर वाला पोर्शन कट कर रहे हैं, ब्लैक कलर से कर दूं, यहां से इस वाले थोरेसिक पार्ट में हमारे लंग्स प्रेजेंट है। अब जब हम ऊपर से अपनी बॉडी को कट कर दें तो ऊपर से हम देख रहे हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं झांक के कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये ऊपर वाला कट वाला हिस्सा है, कट करके अब हम झांक के देख रहे हैं कि उसमें क्या है। तो देखो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। जैसे ही हमने इसमें से ये कट किया, कट करने के बाद आपको नजर आया ये लंग्स भी कट गए। ये दो हिस्से लंग्स के हैं। लंग्स कितने हैं आपके? 2। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े। ये तो मालूम है, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये है आपके लंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लंग्स के चारों तरफ, ये लंग्स के चारों तरफ एक कैविटी है जिसमें लंग्स पड़े हुए हैं, प्रेजेंट है। अब लंग्स के चारों तरफ एक, ये क्या है? बॉडी वॉल है। ये हमारी बॉडी वॉल, किधर बना दूं मैं? लिख दूं यहीं पे, बॉडी वॉल, ठीक है। ये मतलब बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला पार्ट बॉडी वॉल है। उसके अंदर कैविटी है, उसके अंदर प्लूरा प्रेजेंट है। मतलब इस लंग्स के चारों तरफ एक फ्लूइड रहता है। ये मान लो ये बहुत पतला फ्लूइड होता है जो बिल्कुल लंग्स से चिपका हुआ रहता है, उसको हम विसेरल प्लूरा बोलते हैं। कौन सा प्लूरा? विसेरल प्लूरा। अब इस कैविटी के चारों तरफ, ये लो, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, इस कैविटी के चारों तरफ भी एक प्लूरा बना हुआ है। इसको हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में लंग्स पड़े हुए हैं और लंग्स के चारों तरफ एक प्लूरा प्रेजेंट है जिसे हम विसेरल प्लूरा बोल रहे हैं। और थोरेसिक कैविटी के चारों तरफ भी एक प्लूरा प्रेजेंट है जिसे हम पैराइटल प्लूरा बोल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ब्लू कलर का है, ये एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोल रहे हैं। प्लूरा फ्लूइड, ये देखो, यहां तक बात समझ में आ रही है? देख लो, ये जो ब्लू कलर का है ये एक फ्लूइड है जो कि लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो इस फ्लूइड को प्लूरा फ्लूइड बोलेंगे। अब ये क्या है भाई? ये जो स्काई ब्लू कलर की है ये बाहर की बॉडी है, बॉडी वॉल इसको बोलेंगे। तो ये लिखा है दिस इज द बॉडी वॉल। अब ध्यान से देखो, जो ये रेड रेड कलर की है, इस बॉडी वॉल में बोन्स प्रेजेंट है। तो ये जो रेड कलर की हमने बनाई है ये क्या है? ये है बोन, ये बोन। तो ये जो लंबी सी बोन है इसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। दिस इज द स्टर्नम बोन। एक बोन ये है जो कि बॉडी वॉल से अटैच है। ये कौन सी साइड में है? अगर आप इधर से देखोगे ये वाली स्ट्रक्चर, तो इस वाली लोकेशन पर, तो ये वेंट्रल मतलब सामने वाले हिस्से में क्या है? वेंट्रल पार्ट में स्टर्नम प्रेजेंट है। यस, आई एम राइट। तो सामने वाले पार्ट में स्टर्नम बोन प्रेजेंट है और पीछे वाले, ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेब्रल, जो वर्टेब्रे कॉलम्स हैं, इस वाली बोन के पीछे, ये अगर आप पीछे वाला डोर्सल वाला हिस्सा देखोगे, यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर क्या है? वर्टेब्रे कॉलम्स हैं। एक सिंगल हड्डी नहीं है, छोटे छोटे पीसीज हैं, है ना? तो वर्टेब्रे कॉलम्स यहाँ पे डोर्सल में प्रेजेंट है। तो आगे वाली में स्टर्नम, पीछे वाले स्टर्नम और पीछे वाले पार्ट में आपके वर्टेब्रे कॉलम्स प्रेजेंट है। और इस वर्टेब्रे कॉलम से स्टार्ट हो रही है एक बोन और स्टर्नम में आके जुड़ रही है। फिर वर्टेब्रे कॉलम से स्टर्नम में, स्टर्नम में, स्टर्नम में, स्टर्नम में, इस तरीके से यहाँ पर ये बोन्स जुड़ी हुई हैं। तो इन बोन्स को आप क्या बोलते हो? बोलो जल्दी। इन बोन्स को बोलते हो आप
रिब्स। तो मेरा समझाने का और कहने का मतलब समझो। आओ, ये हड्डियां लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये हड्डियां लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। स्टर्नम पार्ट आपका वेंट्रल पोर्शन में है और वर्टेब्रे कॉलम आपके डोर्सल पोर्शन में है। इतनी बात मैंने कर ली। अब इन हड्डियों के बीच में टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टिश्यू, क्योंकि जो हमारे लंग्स है वो फुल्ली पैक्ड रहते हैं। एयर कहीं से, इस कैविटी से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल एयर टाइट ये चैम्बर रहता है। तो यहाँ पर ये बोन्स है, तो इन बोन्स के बीच में टिश्यू प्रेजेंट है। ये टिश्यू, इस टिश्यू को बोलते हैं इंटरकोस्टल टिश्यू। सॉरी, मसल्स प्रेजेंट है, सॉरी मसल्स प्रेजेंट है। तो इन मसल्स की वजह से ये आगे पीछे चारों साइड है। भाई चारों साइड से तो इन बोन्स ने कवर कर लिया और इनके बीच में ये मसल्स प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल। इन्होंने बिल्कुल इसको पैक कर दिया और इसके अंदर प्रेजेंट है लंग्स। तो इन मसल्स के कारण ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बिल्कुल भी जा नहीं सकती है ना। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो और सुन लो। हमने क्या देखा? हमने देखा लंग्स पैक है, किससे? विसेरल प्लूरा से, और पैराइटल प्लूरा इसके बाहर वाली कैविटी के बाहर वाली स्ट्रक्चर है और बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है और उसके चारों तरफ बोन्स की कवरिंग है जिसे हम रिब्स बोलते हैं, और बीच में वेंट्रल पार्ट में एक हड्डी है जो कि सभी रिब्स को अपने से जोड़े रखती है। इससे जुड़े हुए हैं ये सारे, और इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट है जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। इतनी बात हो गई, अब आगे पढ़ो। इनहेलेशन, ये आपको समझ में आ रही है स्ट्रक्चर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी भी बच्चे को? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनहेलेशन जो हम पढ़ रहे थे। इनहेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन क्या है? ठीक है, आ जाओ। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना। यस, इनहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। यस, बिल्कुल। We reduce air pressure in lungs so that air rushes in lungs from outside. एयर प्रेशर को लंग्स में से कम कर देना और बाहर की एयर को अंदर लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। अरे मैम कुछ समझ में ही नहीं आया, दिमाग के ऊपर से चला गया। तो हम एक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक लॉ दिया है। ये साइंटिस्ट कौन है? बोल्स लॉ। इन्होंने बोल्स लॉ दिया है। इसमें क्या बोला है? द प्रेशर इनसाइड ए कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब मैंने कोई बड़ा कंटेनर लिया, उसमें कुछ ऑक्सीजन डाल दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन डाल दी। अब ये एक बड़ा कंटेनर है, मान चलो इस कंटेनर की भी छोड़ो अभी एग्जांपल, आप एक बड़े से हॉल में हो, उस हॉल का गेट बंद कर दिया, तो आप जब दौड़ लगाओगे और दीवारों में टक्कर मारोगे तो भाग भाग के आपको जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है। तो दीवारों में कैसे टक्कर मारोगे? भाई मेरी यहाँ दीवार है तो मैंने इसे पुश किया तो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसके कारण आपको बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन अगर वहीं आपको एक छोटे से बक्से में बंद कर दो और फिर दीवार में पुश करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताओ, इस कंटेनर में, ये आपका बड़ा कंटेनर है, इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा? जब हम बड़े कंटेनर में हैं, इस बड़े कंटेनर में प्रेशर लगा रहे हैं तो इसमें कम प्रेशर लगेगा, और वहीं जहाँ छोटे कंटेनर में उन्हीं अमाउंट को डाल दिया जाए तो ये भाई बहुत ज़्यादा पास होने के कारण ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। यस, तो यहाँ पर हमारे लंग्स के साथ भी ऐसा है। जब लंग्स में वॉल्यूम कम कर दिया जाता है तो बाहर का वॉल्यूम, आउटसाइड का वॉल्यूम लंग्स के अंदर एंट्री करता है। एनर्जी वहाँ पे वॉल्यूम कम होने के कारण, वॉल्यूम का प्रेशर रिड्यूस होने के कारण आउटसाइड ये एयर है,
और ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। इस लंग्स में से हमने क्या कर दिया, इन लंग्स में से हमने लंग्स में से प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो बाहर का जो एयर प्रेशर है वो अंदर आने की कोशिश करेगा। जैसे कोई भी अमाउंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ये प्रेशर यहाँ पर कम होगा और बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो बाहर की एयर है वो क्या होगी, अंदर आने की कोशिश करेगी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाएगी, है ना। ये हमारा कहने का मतलब है। आगे आओ, इनहेलेशन, हाउ टू लंग्स इंक्रीज देयर साइज। अब लंग्स में भाई प्रेशर हम कम कर रहे हैं, तो साइज कैसे बढ़ रहा है, आओ। साइज ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज, तो लंग्स साइज इंक्रीज। जब हम थोरेसिक चैम्बर का साइज बढ़ा देंगे तो लंग्स का साइज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब आपको मालूम है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे को चला जाता है, वो भी नीचे की तरफ बैंड हो जाता है। अब मैं अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं, चलो स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। यहाँ मैंने एक नॉर्मल लंग्स की स्ट्रक्चर बनाई, ये लो, और इसके नीचे डायफ्राम है। ये मैंने पिछले लेक्चर जब एनाटॉमी पढ़ाई थी सब कुछ बता रखा है, तो अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या बता दूँ, इनहेलेशन करता हुआ लंग्स मैंने बनाना है। अब मुझे चैम्बर भी शो करना है, तो चैम्बर मान लो ये ले लो चैम्बर, चलो ठीक है, ये चैम्बर है। अब यहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रही है, जैसे ही ऑक्सीजन इनहेलेशन के द्वारा एंटर करेगी तो लंग्स की क्या स्थिति होगी, ये जो चैम्बर है यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए, तो ये इनहेलेशन के टाइम पे लंग्स फूल जाएंगे, ऑक्सीजन उनमें, ये लो लंग्स को फुला देते हैं, है ना, और डायफ्राम भी हमारा फूल जाएगा। तो जब चैम्बर का साइज इंक्रीज हुआ तो हमारे लंग्स और डायफ्राम का साइज भी इंक्रीज हुआ। तो इनहेलेशन में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक चैम्बर का साइज इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे लंग्स का साइज भी इंक्रीज होगा और हम सांस ले पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, देख लो, इंक्रीज तो लंग साइज इंक्रीज, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे आओ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। इनहेलेशन के दौरान दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब ये आप बोलोगे इंटरमसल कोस्टल मसल्स कौन सी हैं, तो आपको ये तो पता चल गया, ये जो ग्रीन कलर की है जो आपके बोन से अटैच है, ये आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो इसके भी दो पार्ट हैं, इंटरकोस्टल मसल हैं, ये जो बाहर वाली इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण पहले भाई ये जो लंग्स है, ये जो रिब्स है वो कैसी पड़ी रहती है, ऐसी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये ऐसी हो जाती है। पहले ऐसे नॉर्मल पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण कैसी हो गई, ऐसी अकड़ जाती है ना। तो यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये लंग्स ऐसी थी ऐसे हो जाएंगी। और दूसरा जो ये आपका डायाफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब जाके इनहेलेशन होगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, भाई अगर ये ऐसे है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये वॉल्यूम को बढ़ा देगी, मतलब जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ा देगी, और जब साइज बढ़ा देगी तो लंग्स का साइज भी बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी, है ना। तो हम इनहेलेशन प्रोसेस में दो चीज़ें करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और
डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट से स्पेस बढ़ता है लंग्स के अंदर और ऑक्सीजन एंटर करती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये है आपकी कंप्लीट प्रोसीजर, ये आपने एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस होती है। अभी आपको एक्टिव प्रोसेस भी बताएंगे क्या होता है। चलो बताइए, हम लोग इनहेलेशन के बारे में जान रहे हैं। इनहेलेशन का मतलब यहाँ क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। दो मैकेनिज्म के थ्रू इनहेलेशन होता है, दो प्रोसेस के थ्रू इनहेलेशन होता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इन इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है, ये जब मैंने एनाटॉमिकल टर्म पढ़ाई है तो आपको अब पता चलेगा। इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो जब हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये ऊपर वाला हिस्सा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला हिस्सा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस, तो यहाँ डायफ्राम का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका इंटरकोस्टल मसल्स का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। और इस तरीके से जो लंग्स का साइज है, जो आपका थोरेसिक कैविटी का साइज है, वो बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण आप सांस ले पाओगे। अब यहाँ इस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला जाता? सांस जब आप लेते हो तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी की ज़रूरत जिस प्रोसेस में पड़ती है उसे एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। तो इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, इसमें सांस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इनहेलेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, हम सांस अंदर ले रहे हैं। सांस कौन सी? ऑक्सीजन। अब बॉडी से एक्सक्रीट आउट करनी है, हमें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करनी है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रोसेस के द्वारा होगी? एक्सेलेशन के द्वारा। तो एक्सेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। यहाँ इसको पैसिव प्रोसेस भी बोला जाता है। पैसिव प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्सेलेशन में हमें क्या करना है? जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट थी उनको रिलैक्स करना है, यहाँ किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा एक्सटर्नल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, बस एक्सेलेशन हो गया, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो एक्सेलेशन हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ लंग्स सो दैट एयर मूव आउट। जब हम लंग्स का वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे, भाई जब हम लंग्स को क्या कर देंगे? रिड्यूस, उसका वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं तो सांस अंदर ले रहे होते हैं, जब हम वॉल्यूम घटा रहे होते हैं तो सांस बाहर कर रहे होते हैं। अब एक बलून का एग्जांपल ही आप ले लो, जब बलून को फुला लोगे, फुलाने के बाद ऊपर से पकड़ लेना टाइट और नीचे से धीरे धीरे उसको छोड़ोगे तो वॉल्यूम बलून का कम होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा तो सांस बाहर, मतलब हवा बाहर जा रही होगी। और जब आप उसमें फिल करते हो तो इनहेलेशन कर रहे हो और बलून का साइज बढ़ रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसमें एयर जा रही है। सेम वही है, सेम वही प्रोसेस है। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सेलेशन मतलब सांस छोड़ना। जब आप बलून फुलाते हो, सांस अंदर देते हो तो वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, और जब आप एक्सेलेशन करते हो इजीली नॉर्मल उसका जैसे क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कम कर दो, इजीली बाहर निकल जाएगी। आगे आ जाइए, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दी गई है। पहला पॉइंट है यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम टीवी भी बोलते हैं। यहाँ पे हर एक की वैल्यू दी गई है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली जो आप एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कर रहे हो उसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी है? फिर 500 ml। नॉर्मल जो आप नॉर्मल सांस लेते हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हो, तो वैल्यू कितनी है जी? 500 ml। क्या बोलते हैं उसको? टाइडल वॉल्यूम, टीवी उसको हम बोलते हैं।
दूसरा पॉइंट है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRF बोलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRF। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलो जल्दी। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिजर्व रहती है, IRF वॉल्यूम रिजर्व है, वो कितनी है? 2500 to 300 ml। एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, सांस अंदर लेने की जो सांस अंदर लेने की जो रिजर्व वॉल्यूम है वो इतनी है, और सांस बाहर छोड़ने की रिजर्व वॉल्यूम ERF जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है? 1000 to 1100 ml। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बेबी पहली बार बर्थ जैसे ही डिलीवरी हो जाती है और पहली बार वो रोता है, तो उस टाइम पे रोने के वक्त उसके बॉडी के अंदर पहली बार बाहर की एयर जाती है उसके मुंह के थ्रू, है ना? तो एल्वोलाई फर्स्ट टाइम एयर को एब्जॉर्ब करती है, तो उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो फिर भी उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद जितनी भी क्वांटिटी में एयर बाहर छोड़ना चाहो, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं जाती, वो फिक्स रहती है। फर्स्ट टाइम जब बेबी ने क्राइंग किया और उसके एल्वोलाई में एयर गया, उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब RV 1100 to 1200 ml। अब आ जाओ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें प्रेशर, जो आप एयर ले रहे हो उसका प्रेशर कितना है, तो TV प्लस IRV को मिला करके कितना हो गया? 35 ml। एक्सक्रीटरी कैपेसिटी, बाहर छोड़ने की कैपेसिटी, TV प्लस ERV मिला दो तो इतना हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV मिला दो, इतना हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी TV प्लस IRV प्लस ERV मिला दो, इतना हो जाएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी TV IRV प्लस ERV प्लस RV, इतना हो जाएगा। तो ये कुछ वॉल्यूम्स आपको लर्न करनी है, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। दिख रहा है ना सबको क्लियर? आ जाओ आगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। भाई ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ही जा रहा है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही जा रहा है। तो हम यहाँ थोड़ा सा ब्लड वेसल्स बना लें। लो जी, ये क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल है। ओके, दिस इज अवर ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जा रहा है। अगर आपने ब्लड के बारे में अच्छे से जान लिया होगा तो आपको मालूम है इसके अंदर 3 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। RBC के अंदर क्या होता है? RBC के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बेटा। RBC के कारण ही आपका जो ब्लड है वो रेड रहता है। WBC आपके इम्यून सिस्टम में काम करता है, प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बची हमारी ये सेल्स, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। अब वो काय में प्रेजेंट है? तो RBC के अंदर प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन। क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। जो ब्लड के अंदर RBC प्रेजेंट हैं उनके द्वारा 97% इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर एक बॉडी ऑर्गन्स के पास। दूसरा पॉइंट है 3% गेट्स डिजोल्व इन प्लाज्मा। 3% प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है 3% उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। HB पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC गिव रेड कलर टू ब्लड। तो मैंने आपको पहले ही बताया RBC के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। तो जो हीमोग्लोबिन, ये क्या है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन
एक कलर पिगमेंट होता है, इसमें कलर पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड का कलर लाल हो रहा है, और इसी में ही ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड प्रेजेंट है, इसी में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, तो इस हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यस, समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन, अब जो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ध्यान में रखना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान में रखना है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन कंसंट्रेशन ध्यान में रखना है, टेम्परेचर ध्यान में रखना है, तब जाकर के ये बाइंड होते हैं। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड रखता है। आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, पी पार्शियल ऑक्सीजन होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन ऑफ PCO2, लो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए, लेस आयन कंसंट्रेशन होने चाहिए और लेस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, व्हाट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? Breathing induced by some manipulative techniques when nature respiration has cause or is filtering. Such technique is applied quickly and properly can prevent some death from drowning, choking, strangulation, suffocation, carbon monoxide poisoning and electric shock. तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कोई पर्सन है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई एक्सीडेंटली किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे किसी ने पॉइजन ले लिया तो उसको सांस नहीं आ रही है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसको सांस नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सांस दी जाती है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। तो जिन कंडीशन में पेशेंट को सांस नहीं आ रही तो बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पेशेंट को आर्टिफिशियल गैस दी जाती है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है। दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसे आप बोलते हो ना पेशेंट वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेशन पे उसको क्या किया जाता है? ऑक्सीजन लगा के छोड़ देते हैं ना, ऑक्सीजन दी जाती है उसे बाहर से, बाहर वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, पेशेंट के नाक पे लगा देते हैं। यस, तो उसी तरीके से पेशेंट को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं कि उसे बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहे तो बॉडी ऑर्गन्स जिंदा रहें। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है? ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन is means of assisting or stimulating respiration, a metabolic process referring to the overall exchange of gases in the body by pulmonary ventilation, external respiration and internal respiration. तो यहाँ पर पेशेंट को कुछ टाइम के लिए, और जब तक वो प्रॉपर अपनी क्या बोलते हैं जो नेचुरल प्रोसेस में ना आ जाए, तो वहाँ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के पेशेंट को जिंदा रखा जाता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो प्रोसेस चल रही है बॉडी के अंदर वो कंटिन्यू चलती रहे। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक गई बॉडी के अंदर तो पेशेंट सीधा खत्म, है ना। तो आर्टिफिशियल का मतलब पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन देना, बाहर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑक्सीजन देना। अब यहाँ पर है आपका सक्सिटेशंस मेथड, ओपन द एयरवे यूजिंग द हेड लिट, चिन लिट, मैन्यूअर्स, pinch the nostrils, set for the mouth to mouth breathing and cover the person's mouth with your making a seal. Give the first resuck breath lasting 1 second and watch to see if the chest rise. If it rise, give the second breath. तो यहाँ एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस है। अगर किसी पेशेंट को सांस नहीं आ रही तो रिसक्सिटेशन मेथड से पेशेंट को सांस देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने इंडिया का तो नहीं है ये, इंडिया के लिए
112 112 आपका इमरजेंसी नंबर होता है। कहीं भी ऑल इंडिया में आप कहीं भी इसको कॉल करोगे, दिस इज आवर इमरजेंसी नंबर। तो एकदम फर्स्ट स्टेप में आपने अगर ऐसे पेशेंट को देखा जिसे सांस नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में ही 112 पे कॉल करोगे और कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करोगे। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक अब क्या करना है, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरे में पेशेंट को लेटा देना है, ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड वन देयर एयरवे, पर्सन को ऐसे लिटा देना है। तीसरी पोजीशन में इफ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट सीपीआर, अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तो वहां पर सीपीआर स्टार्ट कर देना है। अब सीपीआर कैसे स्टार्ट करोगे, फोर्थ पे 30 चेस्ट कंप्रेशंस, सीपीआर माउथ टू माउथ, उसको उसका माउथ ओपन करके अपने एयर देने की कोशिश करोगे। फोर्थ स्टेप में 30 चेस्ट कंप्रेशन, 30 बार इस तरीके से, वो एक प्रोसीजर होता है तो उसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ऐसे करके 30 बार उसकी चेस्ट पे प्रेस करना होता है इस तरीके से, और हाथ भी, मतलब एक मेडिकल प्रोसीजर ही है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करने लगेगा, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए कभी भी काम आ जाए, किसी की जान बच जाए इससे, तो हम लोग को ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए पहले ही। तो आप एक वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो उसमें एक प्रोसीजर होता है कंप्लीट, तो 30 बार ऐसे कंप्रेस करना है पेशेंट की चेस्ट पर। फिर अगर फिर भी ब्रीथ नहीं आ रही है, माउथ टू माउथ यहाँ पे ब्रीथ देना है। रिपीट अंटिल एंड एम्बुलेंस और ADE अराइव, रिपीट करते रहना है इस प्रोसीजर्स को जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। तो ये एक प्रोसीजर होता है पेशेंट को आर्टिफिशियल